मेरा नाम राधा है। मैं हैरान थी कि मेरे भैया जो कि बहुत ज्यादा कामचोर थे, आज वो सबसे ज्यादा मेहनती बन गए थे और उनकी कमाई से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा भी क्या खास था मेरे भैया के अंदर जो और किसी के पास नहीं था? मेरे भैया कपड़े सिया करते थे। एजेंट और लेडीज दोनों के ही कपड़े सिलते थे। हमारे मोहल्ले के भी सारे लोग अब मार्केट में जाकर मेरे भैया की दुकान पर उनको ही कपड़े सिलने के लिए लेकर आते थे। जब मेरे पापा दारजी थे, मोहल्ले के लोग तो उन्हें भी अपने कपड़े नहीं दिया करते थे जितने कि मेरे भैया को अब देने लगे थे। हालांकि मेरे पापा भैया से भी ज्यादा अच्छे टेलर थे। भैया ने तो सिर्फ पापा से थोड़ा सही काम सीखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो सारे लोग मेरे भैया से ही कपड़े सिलवाने लगे थे और भैया के पास इतने ढेर सारे पैसे आने लगे थे? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। इस बात का पता लगाने के लिए अपने भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी कि आखिर जान सकूं कि आप फिर मेरे भैया ऐसा क्या करते हैं। मैंने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए एक दिन एक प्लान बनाया। जब बात खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर भी नची थी और वह भी बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे भैया लोगों के कपड़े सिला करते थे और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के साथ उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हमारे मोहल्ले के लोग मोहल्ले के ही दर्जियों को छोड़कर हमारे शहर में बने हुए मेन मार्केट के अंदर जाकर भैया से कपड़े सिलवा दे थे। हालांकि जो हमारे मोहल्ले में टेलर थे, वह भी अच्छे कपड़े दिया करते थे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी कि मेरे भैया का इतना अच्छा काम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए मैं उनकी जासूसी करने लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान को सिर्फ काम से ही मतलब नहीं होता, गुठलियां गिरने का भी बड़ा ही शौक होता है। यही हाल मेरा भी था। हम 3 भाई बहन थे। मैं अपने दोनों भाइयों से सबसे छोटी थी। हमारे पिता नहीं थे। हमारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भैया के कंधों पर थी। लेकिन मेरे बड़े भैया तो जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उन्हें हमेशा नुकसान ही हुआ था। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। मम्मी भी उनसे बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि घर के हालात दिन में करते चले जा रहे थे। हमारे घर के हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती आदमी थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना ये घर बनाया था। कभी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने हम तीनों को पढ़ाया लिखाया भी था और बड़े भैया ने तो पढ़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो 8th क्लास से ज्यादा नहीं पढ़े थे। मैंने भी हाई स्कूल किया हुआ था और मेरे दूसरे भैया ने भी हाई स्कूल ही किया था। मेरे बड़े भैया का नाम आकाश और छोटे वाले भैया का नाम अमित था। आकाश भैया जब भी कहीं जाते और किसी काम को करने की कोशिश करते तो उनसे मेहनत नहीं हो पाती थी। आज के जमाने में हर काम ही मेहनत से होता है। बिना मेहनत से तो कोई भी पैसे नहीं दे सकता। लेकिन ये बात मेरे भैया की समझ नहीं आती थी। हम लोग उन्हें समझा समझा कर तंग आ चुके थे। अमित भैया नौकरी करते थे। उन्हें तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। लेकिन जिंदगी में वो मजा नहीं था जो पापा के समय में आया करता था। पैसों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी को फिक्र ये थी कि मेरे भैया सबसे बड़े हैं और मम्मी को उनकी शादी भी तो करनी थी। आज के जमाने में तो लड़की वाले अपने बेटे के लिए सिर्फ लड़का ही नहीं देते, बल्कि लड़की की सैलरी, उसका घर बार पर ही ध्यान देते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी सारी जिंदगी के लिए देनी होती है। सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें आपकी सता रही थी। क्या फिर भैया की शादी कैसे होगी, उन्हें रिश्ता कैसे मिलेगा, लेकिन शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे। उनका बिहेवियर घर में अब दिन ब दिन चिड़चिड़ा सा होता चला जा रहा था। मम्मी हमेशा उन्हें यही ताना मार दी थी कि तेरी शादी कैसे होगी, तुझे कोई अपनी बेटी कैसे दे देगा,
तुझे मेहनत करनी होगी और अपने घर को संभालना होगा। तभी तो तेरी शादी हम भरोसे के साथ कर सकेंगे। हम किसी दूसरे की बेटी को अपने घर में ला कर उसकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते। माँ की बात सुनकर हमेशा हम पर गुस्सा किया करते थे। वो बहुत ज्यादा चढ़ चुके थे और प्रेम के हवा विशेष में तो आपको भी बातें करनी चाहिए। अभी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती थी तो वहां पर मेहनत का काम उनसे नहीं हो पाता था। मेरे पापा टेलर थे, जब वो जिंदा थे तो उनकी दुकान थी जिस पर सिलाई का काम किया करते थे। वो दुकान उन्होंने मेन मार्केट के अंदर खोली हुई थी जहां पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो लेडीज कपड़े दिया करते थे पापा के पास। बस सिर्फ मामूली से ही पैसे आते थे, लेकिन भगवान का शुक्र था, उससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। आपने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। वह दिन रात सिलाई किया करते थे। हमारे मोहल्ले के लोगों को पता था कि मेरे पापा एक अच्छे टेलर है। फिर भी वह लोग उनके कपड़े नहीं सिलवाते थे। कोई एक दो ही पड़ोसी थे जो मेरे पापा को कपड़े दे दिया करते थे। लेकिन मेरे पापा की सबसे ज्यादा कमाई मार्केट में ही होती थी, क्योंकि वहां पर लोग मार्केट के बहाने से कपड़े खरीदने के तुरंत बाद ही टेलर को चलने के लिए दे दिया करते थे। और जब से पापा की मौत हुई थी, हमारे घर के हालात बदल कर रह गए थे, क्योंकि मेरे पापा को टीबी जैसी बड़ी बीमारी थी। हमने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पापा बच नहीं सके क्योंकि उनकी बीमारी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उन्हें शुरू में ही इलाज की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और यही लापरवाही बरतने की वजह से आज हमारे पापा हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरे पापा की मौत पर लोग मेरी मम्मी को सहारा दे रहे थे कि भगवान ने आपको दो दो जवान बेटे दिए हैं, आपके घर के हालात ये दोनों मिलकर ही संभाल लेंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बड़े भैया तो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके हाथ में कोई हुनर था। छोटे भाई ने हाई स्कूल पास कर लिया था, इसलिए वह छोटी सी दुकान पर किताब जोड़ने का काम कर लिया करते थे, जहां पर उन्हें महीने के 7,000 रुपए मिलता है, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जो पैसे हमारे पास जुड़े हुए थे वो आखिरी टाइम पर पापा के इलाज में खर्च हो चुके थे। अब हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। मम्मी भी बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। हम तीनों बहन भाइयों में ज्यादा फर्क नहीं था। हम तीनों ही एक दूसरे से सिर्फ 2-2 साल छोटे थे। सबसे ज्यादा फिक्र मम्मी को मेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं जवान थी और खूबसूरत थी। अभी 17 साल की उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मेरी मम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं थे और पहले तो मेरे बड़े भैया की भी शादी होनी थी। मोहल्ले के लोग ये बात जानते थे कि मेरे भैया का भी कोई अपना काम नहीं है, इसलिए भैया का रिश्ता तो इतनी आसानी से नहीं लग सकता था। मम्मी बड़ी परेशान थी कि वह अपने बेटे को किस तरह से समझाएं, पर क्या किया जाए। किसी जवान लड़के पर माँ बाप अत्याचार तो नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता तो उसे समझा लिया जाता, डांट से या फिर मार से, लेकिन बड़े के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। भैया खाली हाथ घूम रहे थे। घर के हालात ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से मम्मी ने फैसला किया कि वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करेंगे। इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। अमित भैया ने उनसे मना भी किया था, लेकिन पाली अमित भैया के पैसों से ही घर नहीं चल पा रहा था और आए आकाश भैया को तो बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी माँ लोगों के घरों का काम करन जाने लगी है। मम्मी चली जाती थी, इधर मैं घर के सारे काम संभाल लिया करते थे। हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। फिर एक दिन भैया ने मम्मी को बताया कि वह पापा की वही पुरानी वाली दुकान, क्योंकि मेन मार्केट में थी, उसे दोबारा से किराए पर लेना चाहते हैं। मम्मी ने कहा कि तुम उस दुकान का क्या करोगे,
तुम अब हमें और ज्यादा परेशानी में मत डालो, हम पहले से ही बहुत परेशान है। भैया ने उनसे कहा, बस उन्हें थोड़े से पैसों की जरूरत है क्योंकि वो दुकान मालिक को एडवांस देना चाहते हैं। मम्मी उनको पैसे देने पर तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि भैया हर बार ही उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे और उनकी वजह से हमारे घर के हालात कितने ज्यादा खराब हो गए थे। वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, मगर मम्मी बार बार उनको समझा रही थी। भैया ने बांध लेती, क्यों नहीं, थोड़े से पैसे चाहिए ताकि वो दुकान मालिक को एडवांस दे सके। मम्मी ने कहा था कि अगर तुम उस दुकान में क्या करोगे, कि मैं अपने पापा के काम को ही दोबारा से चलाना चाहता हूँ। हम सब लोगों को उनके इस बात से बड़ी हैरानी हुई थी कि आपने कब से मेहनत करने का शौक जाग उठा था। भैया ने मम्मी को बहुत यकीन दिलाया था कि वह इस बार उन्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। वह मेहनत से कपड़े सिलाई किया करेंगे और पैसे उनके हाथ में लाकर रख दिया करेंगे। मम्मी ने जैसे तैसे बंदोबस्त करके भैया को एडवांस के पैसे दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी का दिल कंफ्यूज भी हो रहा था कि कहीं उनके पे खराब ना हो जाए। फाइनली भैया ने पापा वाली पुरानी दुकान को दोबारा से किराए पर ले लिया था और उस दुकान में उन्होंने दोबारा से टेलर का काम करना शुरू कर दिया। भैया को दुकान खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था। अभी तक तो वह घर पर कुछ भी पैसे नहीं लाए थे। मम्मी कौन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने उनके जुड़े हुए पैसों को इस तरह से बर्बाद कर दिया। भैया सुबह को दुकान के लिए निकलते थे और रात को ही मार्केट से घर वापस आते थे, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा था। उसके बाद तो हमारे घर में बारे के न्यारे होने लगे थे। भैया जब रात को दुकान बंद करके घर वापस आते तो बहुत सारे फल लेकर आते थे और उनके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। ये सब हमें बड़ा हैरान कर देने वाला था। मम्मी ने भैया से पूछा कि आखिरी पैसे कहाँ से हो। भैया कहते कि दुकान खोली है, सिलाई करता हूँ। ये सब उसी की ही तो कमाई है, लेकिन हम लोगों को भैया की बात पर यकीन नहीं आता था। मैं मम्मी को यही समझाया करती थी कि अब आप भैया से क्या प्रॉब्लम है, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भैया मेहनत से पैसे कमाने लगे हैं। अब धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ तो मुझे भी लग रही थी। भैया हम सबको थोड़े थोड़े खर्चे के पैसे दिया करते थे। हम सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश थे। हमारे घर में भरपूर राशन भरने लगा था। अब किसी चीज की कमी नहीं बची थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, बल्कि बहुत अच्छे गुजर रहे थे। भैया को इस तरह मेहनत करते हुए देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी मम्मी अभी भी कुछ नहीं थी। उनको लग रहा था कि भैया सिलाई की आड़ में कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे भैया कितने ही आलसी क्यों न थे, लेकिन वो गलत नहीं हो सकते थे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। मेरे भैया बेईमान नहीं थे और ना ही वह चोर थे। भैया घर में खाने पीने की इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आते थे कि मैं भैया से कहती थी, भैया आजकल आपका काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। भैया मेरी इस बात पर वो खुश हो जाते थे और कहते थे कि हाँ, मैं लोगों के कपड़े सिलता हूँ तो उन्हें मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर लेडीज के कपड़े सिलता हूँ क्योंकि लेडीज के कपड़ों में ज्यादा डिजाइनिंग का काम होता है। इस वजह से मुझे उनके कपड़ों के पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं। जेंट्स के कपड़े तो नॉर्मल और सिंपल तरीके से चलते हैं, उनसे भी बस मामूली से पैसे आ जाते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों भाई बहन अभी बातें कर रहे थे कि हम दोनों के बीच मम्मी आ गई और कहने लगी, तुम यही काम कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। भैया ने कहा, मैं क्या गलत काम करूंगा? मम्मी आपको क्या अभी भी मुझ पर शक हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मार्केट में आकर मेरे दुकान पर कस्टमर को बैठे हुए देख लेना और देखना कि मेरे पास कितने बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए आए हुए हैं। मम्मी भैया की बात सुनकर खामोश हो जाती थी।
मोहल्ले के भी काफी सारे लोग मेरे भैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए जाते थे। जो लोग पहले मोहल्ले के ट्रेलर को कपड़े दिया करते थे, अब वो मेरे भैया के पास जाने लगे थे। मम्मी को लगता था कि भैया कोई गलत काम करते हैं। इतना ज्यादा पैसा आना, वह भी किसी ऐसे इंसान के पास जिसने कभी मेहनत ना करी हो, और अब वो सिर्फ सिलाई के काम से इतनी ज्यादा पैसे कमा रहा था, तो अजीब तो लगता ही। लेकिन मेरे भैया का कहना था कि मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ। और फिर कुछ लोग मेरे पापा की वजह से भी मेरे भैया को कपड़े सिलाई के लिए दे दिया करते, क्योंकि मेरे पापा भी उसी दुकान में बैठकर सिलाई करते थे और वो काफी पुराने टेलर थे। भगवान की करनी अच्छी थी कि जो दुकान मेरे पापा के मरने के बाद दुकान मालिक ने खाली करवा ली थी, अभी तक किसी और को किराए पर नहीं देती। ये दुकान शायद मेरे भैया के काम के लिए ही उनके भाग्य में लिखी हुई थी, जो उनको वक्त पर मिल भी गई थी। एक दिन मुझे अपने भैया की दुकान देखने की ख्वाहिश जागने लगी थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी को बताकर अपने एक फ्रेंड के साथ राजीव भैया की दुकान पर चली गई थी। उनकी दुकान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी जगह पर थी। उन्होंने कई मशीनें भी लगा रखी थी और वहीं पर बैठकर औरतों और मर्दों के कपड़े सिला करते थे। लोग मेरे भैया से बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे और उनके सर पर हाथ रख रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी और हैरानी भी हुई थी। उसे इस बात की हुई थी कि लोग मेरे भैया की इज्जत कर रहे थे, लेकिन हैरानी इस बात की हुई थी कि वही लोग जो पहले मेरे भैया को कामचोर कहा करते थे और उन्हें किसी तरह का भी कोई काम देने के लिए राजी नहीं थे, वही लोग अब मेरे भैया की इतनी इज्जत कर रहे थे और तो और उनकी दुकान पर अपने घर वालों के भी कपड़े सिलने के लिए लेकर आ रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग भी भैया की तारीफ करते थे। उनका बड़ा बेटा आकाश कितना मेहनती है, जो अपने घर को चला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अपने पिता की ही दुकान को उसने कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। घर के हालातों को भी ठीक कर दिया। एक दिन तो हमारे घर पर एक रिपोर्टर आए थे जिन्होंने मेरे भैया का इंटरव्यू लेना था। उन्होंने कहा था कि हम आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भैया के बुटीक का नाम दूर दूर तक फेमस हो रहा था। लेकिन भैया ने अपना इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। याददाश्त सेट करने पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था। मेरे भैया के ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बन गई थी, जो एक लोकल चैनल पर ही चली थी, लेकिन मोहल्ले वाले तो सब मेरे भैया की खूब तारीफ कर रहे थे और मेरे भैया हमारे मोहल्ले में फेमस हो गए थे। इस तरह उनका काम भी बढ़ गया था और सब उनकी मेहनत को सराह रहे थे। उनको बहुत ही अच्छा समझ रहे थे। लेकिन इस बात पर मेरे छोटे भैया अमित को भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो हमारा घर अमित भैया की कमाई से ही चल रहा था। आकाश भैया ने तो अभी पिछले 1 महीने से ही अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने हमारे घर में 4 चांद लगा दिए थे। अब तो मेरे आकाश भैया के लिए रिश्ते वाले भी शुरू हो गए थे। लेकिन अब हमारे घर के हालात बेहतर होने की वजह से मम्मी मामूली से परिवार की लड़की नहीं लाना चाहती थी। वो भैया के लिए अमीर परिवार की लड़की, खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी। मम्मी का कहना था कि अब हम लोग आकाश की शादी को धूमधाम से करेंगे। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि मेरे भैया की शादी को धूमधाम से हो, मेरी भाभी खुश रहे, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि मेरे इतने मेहनती बेटे का रिश्ता अब आसानी से आ जाएगा। लोगों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर और अपनी बेटी कितनी कामयाबी देखकर मेरी मम्मी का गुस्सा सारा खत्म हो गया था। वो भैया से बहुत प्यार करने लगी थी और उनको उन पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि वो भैया की शादी होती है और मेरी शादी भी कर देंगे, और अमित भैया की शादी सबसे आखिर में करेगी, क्योंकि वह अमित भैया से भी कहती कि तुम अपने आकाश भैया की तरह कोई ऐसा काम सेट कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो और पैसा भी खूब कमा सको। मेरे आकाश भैया के लिए कई रिश्ते चल रहे थे।
लोग अपनी बेटी की शादी मेरे भैया से करवाने के लिए तरस रहे थे। फाइनली मेरी मम्मी को आकाश भैया के लिए एक लड़की पसंद भी आ गई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब हम लोग भी अमीरों के जैसे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते पीते थे। एक दिन तो भैया हम लोगों को एक बड़े से होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। जब मेरे भैया को लड़की वाले देखने आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नाश्ता लाकर रखा था। लड़की वाले मेरे भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे भैया का रिश्ता फाइनल हो गया था और 4 महीने बाद की ही शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मैं तो अपने भैया की शादी के लिए खूब धूमधाम से तैयारी कर रही थी। मैं अपने भैया से अब जिस चीज की जिद करती वह मुझे उस चीज को लाकर दे दिया करते थे। अब ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं। सच में पैसा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पैसे से ही जिंदगी हसीन है। ऐसा लगता है जैसे पैसे ना हो तो जिंदगी बेरौनक है। लोग सच कहते हैं कि पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। एक पैसे ही ऐसी चीज है जिसके पास होता है, उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ तक कि उसके पास तो रिश्ते भी होते हैं। हर तरह का रिश्ता जो पैसे वाले इंसान के पास होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं होता। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं होता, लोग उसको कुछ भी वैल्यू नहीं देते। 2 बजे बज रहे थे। एक दिन अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी पानी लेने के लिए। लेकिन तभी अचानक मैंने अपने भैया को देखा। वो कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे और शायद अपनी दुकान का बिल बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं जाग रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। उन्होंने मुझसे अपने पूरे महीने का हिसाब डलवाया था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मेरे भैया ने सिर्फ लोगों के कपड़े सिलने में ही पूरे 50,000 रुपए महीने का हिसाब निकाल लिया था। जबकि मेरे पापा जब कपड़े सिला करते थे तो वह सिर्फ महीने में 10 या 12,000 रुपए का हिसाब निकाल पाते थे, तो कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली थी। मुझे इस तरह से हैरानी में देखकर भैया ने कहा कि तुम हिसाब पर ध्यान लगाओ, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं भैया की बात पर फौरन ही हिसाब जोड़ने में दोबारा से लग गई थी कि कहीं मुझसे गलत हिसाब तो नहीं जुड़ गया, लेकिन मुझसे कोई गलत हिसाब नहीं जुड़ा था। मेरा हिसाब बिल्कुल सही था। भैया ने इस महीने में 50,000 रुपए कमाए थे। अब तो हर महीने भैया का हिसाब इतना ही निकलने लगा था। भैया ने अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने भी बनवाए थे और अपने गहनों के साथ साथ मेरी शादी का बंदोबस्त भी कर लिया था। मेरे लिए भी गहने खरीद लिए थे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं कंफ्यूज थी कि लोग मेरे भैया से कितने कपड़े सिलवाते हैं जो उनके पास इतनी ज्यादा नोट छाप रहे थे। एक दिन मेरी फ्रेंड हमारे घर पर आई थी। वो कभी कभी मुझसे बातचीत करने हमारे घर पर आ जाती थी। जब मैंने उस पर गौर किया तो उसके कपड़ों पर मेरे भैया की बूटी का लेबल लगा हुआ था। जब कोई टेलर कपड़े सिलता है तो कपड़ों की वेबसाइट पर अपने बुटीक का लेबल लगा देता है ताकि उसके पति का ऐड हो सके। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुमने कपड़े मेरे भैया से सिलवाए हैं? उसने कहा, हाँ, देखो तो कितने अच्छे कपड़े सिलते हैं तुम्हारे भैया, तभी तो उन्होंने मुझसे एक सूट के 10,000 रुपए लिए हैं। मेरे फ्रेंड की बात सुनकर मैं और मेरी मम्मी हैरान रह गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाई थी और वह भी हमारी बात सुन रही थी। हमने कहा कि 10,000 रुपए सिलाई के दिए हैं। वह कहने लगी, क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भैया 10,000 रुपए एक सूट की सिलाई कर लेते हैं? मैंने तो उसे इनकार करते हुए सिर हिला दिया था। हालांकि मेरी मम्मी अभी तक चौंकी रही थी। मेरी फ्रेंड के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे ही सब कुछ उसके मुंह से निकल गया हो और वह कुछ बताना नहीं चाहती थी। ने कहा कि हाँ हाँ, 10,000 रुपए ही दिए हैं। आजकल 10,000 रुपए में आता ही क्या है।
मैंने अपने दिल में सोचा कि यह पागल तो नहीं हो गई। कह रही है कि 10,000 रुपए में क्या आता है, जबकि 10,000 रुपए में तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। मैंने दिल में सोचा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से रकम की अहमियत भी तो बढ़ती जा रही है। पागल लड़की 10,000 रुपए में कपड़े सिलवा कर आई है। भले ही वह मेरे भैया से कपड़े, लेकिन भैया अभी कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले। भैया को अपने कस्टमर से इतनी ज्यादा पैसे नहीं लेनी चाहिए। हालांकि अब वह ज्यादा अच्छी सिलाई करने लगे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों का फायदा उठाएं। मुझे और मेरी मम्मी कोई बात कुछ अजीब लगी थी। उसने कहा था कि छोड़ो ना कांचा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। तुम्हारे भैया सच में बहुत अच्छे टेलर है। मुझे उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि मेरे घर पर बाकी लोगों को भी उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद है। मेरी मम्मी ने तो खुशी खुशी तुम्हारे भैया को कपड़ों की सिलाई के पैसे दे दिए थे। मेरी मम्मी ने उससे कहा था कि क्या बाकी के लोग भी उसे इसी तरह से खुश होकर पैसे देकर जाते हैं, तो वह इस बात पर खामोश हो गई थी और उसने कहा कि शायद मुझे पक्का पता नहीं, दरअसल मेरे फ्रेंड हमारे घर पर पूजा का प्रसाद लेकर आए, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट थी। मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा सांवली थी। उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब अचानक उसका रिश्ता लग गया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी की वजह से उसकी मम्मी ने पूछा रखी थी, जिसका प्रसाद वह हमें देने के लिए आई थी। उसके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि राजीव ऐसा भी क्या करता है कि लोगों से खुश होकर 10,000 रुपए देकर जा रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी मर्जी से ही तो दे रहे हैं। भैया तो खुद किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेते। मैंने मम्मी के दिल से सब खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि मेरा दिमाग भी अक्षत में पड़ा हुआ था। ये मैटर तो बहुत ज्यादा उलझ गया था। इधर मेरे भैया की शादी में 2 हफ्ते रह गए थे। मेरे भैया पूरे मोहल्ले में फेमस हो गए थे। तब उनको इज्जत की नज़र से देखते थे और कहते थे कि जा रहा है शुक्ला जी का बेटा, जिसने उनकी ही दुकान पर बुटीक खोलकर शुक्ला जी का नाम रोशन कर दिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। फाइनली भैया की शादी का दिन भी आ गया था। भैया ने अपनी शादी पर अपनी पत्नी को अलग से सोने के कंगन दिए थे। वो इतने ज्यादा मोटे कंगन थे कि मम्मी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को इतना भी ज्यादा देवर चला सकते हैं। शादी को धूमधाम से हुई थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। भाभी घर पर आ गई थी और बहुत ज्यादा अच्छी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरे भैया खूब सारा पैसा कमा रहे थे। अब तो जिस दुकान पर वो किराए पर काम कर रहे थे, उन्होंने उस दुकान को दुकान के मालिक से खरीद लिया था और दुकान के अंदर ऐसी लगवा लिया था, क्योंकि गर्मी व अरुण से गर्मी में काम नहीं होता था। हमारे घर में तो उन्होंने शुरू में ही ऐसी लगवा दिया था। एक और लड़की ने मुझे बताया था कि उसने भी अपने लिए मेरे भैया से कपड़े सिलवाए थे और उसने मेरे भैया को 10,000 रुपए दिए थे। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उसका भी रिश्ता लग गया था। ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 10,000 रुपए सिलाई भला कौन देता है? अच्छे से अच्छा टेलर भी 2 या 3,000 ही लिया करता है, वह भी जो हाई क्लास फैमिली के कपड़े सिलता हो। इधर मेरे भैया तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के ही कपड़े सिला करते थे और यही मिडिल क्लास लोग मेरे भैया को 10 बजे 10,000 रुपए देकर जा रहे थे। ये तो बिल्कुल एक मजाक था और अजीब बात ये थी कि औरतें खुशी खुशी उनको इतनी ज्यादा पैसे दी जाती थी, जबकि और से तो बहुत ज्यादा मोलभाव करने वाली होती है। भैया की शादी को 2 दिन गुजर गए थे। भाभी हफ्ते के लिए अपने मायके गई हुई थी। भैया उधर अपने काम में ही बिजी थे, क्योंकि दिवाली का आ रहा था और दिवाली के टाइम पर तो लोग सबसे ज्यादा कपड़े बनाते हैं। मेरे भैया दिन रात सिलाई कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अब की बार तो अपने पास एक लड़का भी रख लिया था।
मदद करने के लिए क्यों नहीं अकेले काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे घर पर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मेरे चाचा की बेटी आई हुई थी। मेरे चाचा की बेटी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। मैंने सोचा कि मैं इस एडवाइस देती हूँ कि अपनी दिवाली के कपड़े मेरे भैया से सिलवा ले। लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि मेरे भैया बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। उसने मुझे कहा कि पागल हो गई हो, क्या 10,000 रुपए कपड़े की सिलाई कौन देता है? मैं तो तुम्हारे भैया को सिर्फ 700 रुपए देकर आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम उनसे 700 रुपए में कपड़े तय कर लेना, तभी मैं तुम्हें मानूंगी। वो भैया की दुकान पर उनको अपने कपड़े देने के लिए चली गई थी। लेकिन जब 4 दिन बाद वह अपने कपड़े लेकर वापस आए तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम भैया को कितने पैसे देकर आई हो? वह कहने लगी कि 10,000 रुपए में। उसे देखकर मैं हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम तो भैया को 700 रुपए देने वाली थी। बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था तुमने मुझसे, लेकिन क्या हुआ, तुम तो 10,000 रुपए ही देकर आ गई। तुम्हारी बात में तो बिल्कुल भी दम नहीं निकला। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मुझे राजीव भैया के हाथ के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। मैंने मम्मी से कॉल पर बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो मम्मी ने राजीव भैया को 10 बजे पेटीएम कर दिए ना। उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। अब तो मुझे पक्का शक हो गया था भैया पर, हालांकि उसे कपड़े तो सिर्फ नॉर्मल से ही सिले हुए थे, उसमें तो कोई डिजाइन भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद ही भैया की दुकान पर जाकर देखूंगी कि वह आखिर कस्टमर से इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हैं। मैंने एक दिन अपनी मम्मी की साड़ी पहन ली और मैं अपने चेहरे को पल्लू से ढककर भैया की दुकान पर चली गई, ताकि भैया मुझे पहचान ना सके। वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि मुझे कपड़े सिलवाने हैं, तो उन्होंने अपने साथ वाली लड़की को इशारा किया। उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्या फिर वह मुझे कहां लेकर जा रहा है। हम उसी से चलती रही, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि दुकान के अंदर एक छोटी सी दुकान और बनी हुई थी, जहां पर कंप्यूटर रखा हुआ था। मैं वहां पर बैठ गई थी और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि भैया के साथ जो लड़का था, वह मुझे कुछ लड़कों की फोटोज दिखा रहा था। उसने कहा, आप बताइए, आपको किसके लिए रिश्ता देखना है? उसकी यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ पर लोगों के कपड़े सिल रहे थे या फिर रिश्तेदार हो रहे थे? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद भैया भी वहां पर आ गए और अपने साथ वाले लड़के से कहने लगे, क्या हुआ बहन जी, तो कौन सा रिश्ता पसंद आया है? मैंने इशारे से कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे फोटोज में से एक फोटो पर उंगली रख दी, तो मेरे भैया ने मुझे पर्ची पर एक नंबर लिखकर और कहा कि 10,000 रुपए हो गए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इस राज से पर्दा भी हटाना था और यह सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता था जब मुझे भैया इसके बारे में बता दे। मैंने अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया था। भैया ने जब मुझे देखा तो उनके होश उड़ गए थे और उनके चेहरे का रंग फर्क पड़ गया था। भैया ने सौंपते हुए कहा, आकांक्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ कपड़ों की सिलाई की आड़ में क्या काम हो रहा है? मेरे भैया शर्मिंदा हो गए थे और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली थी कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया था कि तुम भेज बदल कर मेरी दुकान पर आई हो। मैं तुम्हारी आवाज से ही पहचान गया था, वरना हम हर कस्टमर को अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते, ये हमारा खुफिया ऑफिस है। मुझे पता है कि तुम काफी दिनों से मुझ पर शक कर रही हो, क्योंकि मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने तुमसे अपनी दुकान का हिसाब किताब करवाया था। तुम जिस हैरानी से पैसों को देख रही थी, मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में शक पड़ गया है और तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। तुम सुकून से नहीं बैठोगे, एक दिन मेरी सच्चाई जानकर ही रहोगी।
इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। भैया की बातें सुनकर मैं उन पर हंसने लगी थी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपकी ऐसी कौन सी सच्चाई है। उन्होंने कहा, बहन मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने ही आसान तरीका निकाल लिया था। मैं किसी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता बल्कि उन लड़कियों के रिश्ते लग जाता हूँ जो सांवली है, अपाहिज है या फिर जिनके अंदर कोई कमी है। फिर वह जो तलाकशुदा है या विधवा है। मैंने अपनी दुकान के अंदर ही ए होपिया दुकान बनाई हुई है और यहाँ कंप्यूटर रखने के बाद उस पर मैंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई ताकि ऐसी लड़कियों के रिश्ते लग सके जिनके रिश्तेदार नहीं हो रहे थे, जो समाज से छुप कर रह रही है। उन लड़कियों से उनकी कमी की वजह से कोई शादी नहीं करता। कुछ ऐसी लड़कियां होती है तो कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। मैंने उन्हीं लोगों को एक साथ मिलवा दिया। मेरी वजह से काफी सारी लोगों की शादी अभी हो चुकी है। मैं लड़कियों के माता पिता को लड़के सेलेक्ट करवा देता है और उन्हें जो भी रिश्ता पसंद आता है उसका नंबर पर्ची पर लिखकर दे देता हूँ। फिर वह लोग आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं और इसका पसंद आता है तो कर लेते हैं, नहीं पसंद आता तो दोबारा से मेरे पास आ जाते हैं। कपड़े सिलने में भी मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगे और लोग मेरी इज्जत करने लगे। अपने भैया की पूरी बात सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने भैया पर शक किया था। मुझे अपने भैया के इस काम से बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ था। मेरे भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे भैया किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। मैं भैया के इस काम से बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उनका देने का फैसला कर लिया था। मैंने भैया के साथ मिलकर उनके इस काम को बढ़ा दिया था और बुटीक खत्म कर दिया था क्योंकि बुटीक से ज्यादा पैसे इस काम में आ रहे थे और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियों के घर बस गए थे जो बेचारी अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। भैया को इस काम से छुपाने के लिए सिलाई के बुटीक का बहाना करना पड़ता था। लेकिन अब हम लोगों ने अपने बेटे को बंद करके मैट्रिमोनियल शॉप कर लिया। मेरे भैया सिर्फ उन्हीं लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिन लड़कियों में कोई कमी होती है, उनके नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो रिश्ते घर बैठे और आसानी से मिल जाते हैं। ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं। मेरे भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी माँ को जब भैया किस काम के बारे में पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई थी और अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगी थी। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुशी खुशी रह रही है और भैया की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बरकरार है। दोस्त, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को जरूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले।